मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं थॉमस हॉब्स के बारे में। पूर्व के वीडियो में हमने हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों को देखा। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम सामाजिक समझौता सिद्धांत का स्थान आता है। यह जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसे विभिन्न चरणों में प्रतिपादित किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार और कानून, अनुबंध व राज्य की उत्पत्ति और संप्रभुता का स्वरूप। तो हम इसका अध्ययन जो है उसे क्रमानुसार करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हॉब्स के द्वारा मानव स्वभाव का किस प्रकार का चित्रण किया गया है। हॉब्स ने लेविथन नामक पुस्तक लिखी थी और उसमें उसने मनुष्य के स्वभाव का चित्रण करते हुए कहा है कि मनुष्य एक स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी होता है जो सदैव अपने ही हित को साधने की चेष्टा करता रहता है। वह इतना स्वार्थी होता है कि सदैव लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होता है, अपने यश को बढ़ाना, अपनी शक्ति को बढ़ाना। और यह जो शक्ति की लालसा होती है, यह इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि इसके कारण वह सदैव व्याकुल रहता है। और इस व्याकुलता में यह व्याकुलता तभी समाप्त होती है जब उसकी मृत्यु होती है। तो हॉब्स के अनुसार मनुष्य के परीक्षण से यह सिद्ध होता है कि उनमें विषमता का अंतर नहीं होता है, लगभग सब बराबर होते हैं। लेकिन व्यक्ति अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने और एक दूसरे से अधिक प्राप्त करने की इच्छा के कारण विषम स्थिति पैदा कर देता है। वह इतना ज़्यादा आत्म केंद्रित हो जाता है कि उसके अंदर निस्वार्थ भाव का गुण नहीं रहता, दया देखने को नहीं मिलती है। और कोई व्यक्ति अगर उसे दुखी दिखता भी है तो उसके प्रति उसके मन में किसी प्रकार की कोई अच्छी भावना नहीं होती है। तो हमने देखा मनुष्य का स्वभाव जो कि हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया, पूर्णतः स्वार्थी भयग्रस्त प्राणी के रूप में हॉब्स ने चित्रित किया है। इसके बाद हम अगले चरण में आते हैं और दूसरी अवस्था है प्राकृतिक अवस्था। राज्य की जो उत्पत्ति हुई थी उससे पूर्व की स्थिति को हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है और मनुष्य के स्वभाव का चित्रण जो उसने किया है उसके बाद वह यह कहता है कि ऐसी प्रकृति वाले मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की हो सकती है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था बताई है वह काल्पनिक है और इसे हम अराजकता का दूसरा नाम कह सकते हैं, जिसमें सभी लोग निरंतर संघर्ष या युद्ध करते रहते हैं। मानव के स्वभाव में संघर्ष के 3 कारण हॉब्स ने बताए हैं: प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वह किस पर आधारित है? शक्ति ही सत्य पर आधारित है। यानी जो व्यक्ति शक्तिशाली है वह विजयी होता है और जो शक्तिहीन है उसे उसका दासत्व स्वीकार करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यह जो प्राकृतिक अवस्था बताई है इसमें मनुष्यों का जीवन दुखमय दिखाई देता है और इस जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रगति जो है उसकी कल्पना संभव नहीं दिखती है। इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करने के पश्चात हॉब्स के द्वारा तीसरे चरण की बात की गई, जो कि है प्राकृतिक अधिकार
और प्राकृतिक कानून। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार निरंतर संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, लेकिन जो प्रकृति के कानून होते हैं वह बुद्धि के द्वारा बनाए जाते हैं और इनके कारण व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा कर सकता है। यानी प्राकृतिक अधिकार जो है वो सदैव संघर्ष को जन्म देते हैं। ठीक इसके विपरीत प्राकृतिक कानून जो हैं वो व्यक्ति के जीवन की रक्षा करते हैं। हॉब्स ने 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना की है, जिसमें 3 अति महत्वपूर्ण बताए हैं। कौन से हैं वो 3 अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक नियम? कि प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरा उसने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और तीसरा बताया है कि व्यक्ति के द्वारा उन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो कि उसने स्वयं किए हैं। इस तरह वह प्रकृति के नियम जो हैं उनकी शर्तों की व्याख्या करते हैं, जिनके आधार पर समाज का जो ढांचा है वो खड़ा किया जा सकता है। आगे अगले चरण में हम चलते हैं, जिसमें है अनुबंध और राज्य की उत्पत्ति। हॉब्स ने जो मनुष्य का स्वभाव बताया, उसने जो प्राकृतिक अवस्था बताई और उसके बाद प्राकृतिक अधिकार और कानूनों में अंतर बताया, इसके पश्चात वह कहता है कि व्यक्ति ने अनुबंध क्यों किया, यानी समझौता क्यों किया। तो प्राकृतिक अवस्था में हम ये देख रहे हैं प्राकृतिक नियम हैं, लेकिन इन नियमों का पालन करवाने के लिए कोई बाध्यकारी संस्था नहीं है। और जब तक उनका पालन करवाने के लिए कोई संस्था नहीं होगी, तब तक हम महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से इन प्राकृतिक नियमों की अनुपालना नहीं करेगा। और जब इन प्राकृतिक नियमों को नहीं मानेगा तो क्या होगा? शक्ति के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए, शांति और सुरक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना के लिए प्रेरित होते हैं। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना इसलिए हुई है कि समस्त व्यक्तियों का अपनी समस्त शक्ति को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को समर्पित कर देना। क्योंकि जब सभी व्यक्ति यह देखते हैं कि संघर्ष में स्थिति चल रही है, तो ऐसे में वो अपनी समस्त शक्तियों को किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह है उनको समर्पित कर देते हैं, ताकि इस संघर्षमय स्थिति से निपटारा किया जा सके। तो जो हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, उसमें राज्य का जन्म जो है वो जनता के द्वारा जो आपसी समझौते किए गए हैं उनके कारण हुआ है। इसमें जनता ने शासन के साथ नहीं किया है, जनता ने जनता के साथ किया कि हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जो हमें संरक्षण प्रदान कर सके। तो ऐसे में उन्होंने समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आया। इसके पश्चात वह संप्रभुता के स्वरूप का प्रतिपादन करता है। अब चूँकि हॉब्स के हमने संप्रभुता के संबंध में विचार पढ़े, तो हम समझ सकते हैं कि उसने अपनी पुस्तक, जो चर्चित पुस्तक थी लेवाइथन, उसमें उसने संप्रभु शासक के किस स्वरूप की कल्पना की होगी। तो हॉब्स ने जो राज्य या संप्रभु शासक बताया, उसे उसने असीमित शक्तियाँ दी हैं और यह माना है कि वह संप्रभु किसी भी लौकिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। उस पर किसी भी संविधान, कानून या ईश्वर की इच्छा का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। वह अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा और इसके बाद ही वह कोई कार्य करेगा। तो संप्रभु शासक जो है उसका कार्य
वो जो कार्य करेगा वो वैधानिक माना जाएगा, क्योंकि वह विधियों का स्रोत है, वह समस्त प्रशासनिक कार्यों को करने वाला है, वह न्याय का भी अंतिम स्रोत है। तो इस प्रकार से संप्रभु शासक जो है वो अत्यंत शक्तिशाली है और उसकी इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि वह उसकी अपनी इच्छा से जो अधिकार प्रजा को देना चाहे दे सकता है और जब चाहे उन अधिकारों को पुनः छीन सकता है। उसे प्रजा पर अपनी इच्छा से कर लगाने का अधिकार दिया गया है और न सिर्फ संप्रभु आंतरिक क्षेत्र में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पूर्ण स्वतंत्र शक्ति संपन्न बताया गया है। उसकी जब इच्छा हो वह किसी के साथ युद्ध की घोषणा कर सकता है और जिस राष्ट्र के साथ चाहे वह शांति संधि स्थापित कर सकता है। यानी सर्वगुण संपन्न सर्वोच्च शक्तिशाली संप्रभु की कल्पना जो है वो हॉब्स के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से हॉब्स ने एक मनुष्य के स्वभाव का चित्रण करते हुए अंततः सामाजिक समझौते की बात की और उसके परिणाम स्वरूप राज्य के अस्तित्व की बात कही और एक संप्रभु शासक की कल्पना की है। हॉब्स के द्वारा जो सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, इसकी आलोचना की गई है और आलोचकों ने इस लेवाइथन को बहुत ही घातक विचारों वाला ग्रंथ माना है और इसकी विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है। पहली आलोचना जो है वह है मानव के स्वभाव के संबंध में जो धारणा है वो एकांगी है। हॉब्स ने मनुष्य के स्वभाव का चित्रण किया है। हमने पढ़ा मानव स्वभाव, जिसमें उसने उसे असामाजिक, एकांकी और पतित प्राणी माना है। उसने उसे स्वार्थी कहा है, उसे भयग्रस्त माना है। तो उसने जो चित्रण किया है वो एक पक्षीय चित्रण है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अगर कुछ दुर्गुण होते हैं तो कोई न कोई गुण भी होता है जिसकी हॉब्स ने किसी भी प्रकार से कोई व्याख्या नहीं की है। दूसरी जो आलोचना की जाती है वह है समझौता सिद्धांत अतार्किक। हॉब्स का जो समझौता सिद्धांत है उसे आलोचकों ने अतार्किक करार दिया है और उन्होंने माना है कि जब प्राकृतिक अवस्था में लोग संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसे में वो एक तरीके से दानव हैं और दानव लोग जो संघर्ष कर रहे हैं नित्य प्रतिदिन, वो अचानक कानून प्रिय और विनम्र हो गए। उन्होंने समझौता कर लिया आपस में और एक राज्य का निर्माण कर दिया। ये अपने आप में तर्कपूर्ण नहीं लगता है। तो एक तरीके से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है वो हॉब्स के द्वारा किया गया है। तीसरी जो आलोचना की जाती है वह है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अवास्तविक। हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वो ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध है। मानव शास्त्र और इतिहास से हमें पता चलता है कि मनुष्य सबका सबसे युद्ध की अवस्था में कभी भी नहीं रहे। यदि ऐसा होता तो जैसे कि लोक ने कहा है, मानव जाति ही नष्ट हो जाती। प्राचीन समाज की इकाई जो है वो व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार, कुल ये होते थे और व्यक्ति रूढ़ियों से बंधा रहता था। तो ऐसे में हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अवस्था का चित्रण काल्पनिक है और उसे आदिम समाज की अवस्था का कोई ज्ञान प्रतीत नहीं होता। अगली जो आलोचना है वह है समझौते की शर्तें अबुद्धि संगत। हॉब्स ने समझौते की कुछ शर्तें
बताई हैं जो कि बुद्धि संगत प्रतीत नहीं होती। वह क्या कहता है कि लोगों ने बिना किसी समझौते के अपने अधिकार एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को दे दिए, जिसका परिणाम हुआ निरंकुश राज्य की स्थापना, और इसमें नागरिकों का किसी प्रकार का कोई अधिकार वह नहीं बताता है। तो मानवीय बुद्धि से देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं लगता कि कोई प्राणी इस प्रकार अपने अधिकार बिना किसी शर्त के दूसरे को देने को तैयार हो जाए और उसके बंधन को भी स्वीकार कर ले। अगर यह ठीक होता तो हमें मनुष्य के विवेक पर ही संदेह होने लगता। तो ऐसे में समझौते की शर्तें जो हैं वो अबुद्धिसंगत प्रतीत होती हैं। अगली आलोचना है राज्य तथा सरकार में अंतर नहीं। हॉब्स के सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण जो कमी रही वो है कि उसने राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि सरकार के विरुद्ध भी प्रजा का विद्रोह अमान्य ठहरा दिया है, जबकि राज्य और सरकार में अंतर किसी भी रूप में उसने नहीं किया है। तो ऐसे में हॉब्स की यह धारणा भी नितांत अतार्किक प्रतीत होती है। अगला और अंतिम आलोचना है निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन अनुचित। हॉब्स ने अपने दर्शन में निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है। संप्रभुता की निरंकुशता को अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो भले ही अनिवार्य लगती हो, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो निरंकुश संप्रभुता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हॉब्स ने इसे वास्तविकता को दृष्टि में भी नहीं रखा कि संप्रभुता नियंत्रित रूप में ही कार्य कर सकती है। इसके अलावा यह भी हम कह सकते हैं कि निरंकुशता की ओर शासन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, लेकिन पूर्ण निरंकुशता संभव प्रतीत नहीं होती। तो इस प्रकार से हॉब्स के द्वारा जो सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसकी आलोचकों के द्वारा आलोचनाएं की गई हैं, और इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि समकालीन जो वर्ग था उसमें प्रत्येक वर्ग ने उसकी आलोचना की। पादरी, चर्च जो थे वो हॉब्स के भौतिकतावादी दृष्टिकोण और धर्म सत्ता को राजसत्ता के अधीन कर देने के कारण पूरी तरीके से क्षत विक्षत हो गए थे। प्रजातंत्रवादी हॉब्स के निरंकुश शासन का समर्थन नहीं करते थे, और राजतंत्रवादी जिनका वह समर्थन करना चाहता था वो भी इसके विरुद्ध थे, क्योंकि उसने निरंकुश राजतंत्र की बात कही है। इस प्रकार हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत में हॉब्स ने अत्यंत ही निरंकुश राजा की कल्पना की है, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि जब सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात आती है तो हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम आता है, तो सबसे पहले हॉब्स के नाम को ही लिया जाता है, क्योंकि उसने निरंकुश राजतंत्र की बात कही थी, और यह अपने आप में उसने एक अलग दृष्टिकोण जो है वो प्रस्तुत किया था।